हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स हब। और लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने देखे हैं कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं और किस तरह से वो बनाए जाते हैं। उसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारी वीडियो वन शॉट होगी। मीन्स इस चैप्टर को हम वन शॉट में ही कंप्लीट करेंगे। आज जो चैप्टर है उसका नेम है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। जो एनालिसिस है, अब हमें देखना है इसमें एनालिसिस। देखिए, हम बात करेंगे कंपनी की। एक कंपनी की बात करनी है, उस कंपनी में भी उसके स्टेटमेंट्स देखने हैं। कौन से स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन स्टेटमेंट का हमें करना है एनालिसिस। अभी एनालिसिस है क्या? ये एक प्रोसेस होती है, एक स्टडी होती है। क्या करते हैं, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हुए हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम तैयार करने के बाद जो कंपनी का किसी ने भी हमने तैयार करके रख दिए। अब यदि कोई एनालिसिस करता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो क्या देखेगा? वो देखना चाहेगा कंपनी किस तरह से चल रही है। कंपनी अच्छी चल रही है, कंपनी बेकार चल रही है। फ्यूचर में कंपनी इसमें ये जो फ्यूचर में कंपनी किस तरह से अपना वर्क करेगी, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं। इन सब बातों को देखने के लिए, इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए हम स्टडी करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे? जैसे हमने पीछे बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे? आपके बैलेंस शीट थी और आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, कैश फ्लो था। ये इन सब की स्टडी करना ही आपका क्या कहलाता है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ताकि किसी नतीजे पर, किसी डिसीजन को आप ले सके कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी इसको नोट भी करते चलते हैं साथ साथ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है आपको इजी से इजी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएं। आप जो है अपने इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करें, तैयार करें, ताकि वो आपके एग्जाम में ज्यादा हेल्पफुल हो। तो छोटा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस है क्या, उसको लिखते हैं। तो देखिए, एनालिसिस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हैं, उनमें जो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रही है, उन इंफॉर्मेशन को आपको एनालाइज करना है टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन। क्योंकि उससे क्या होगा, उनको अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद कोई इकोनॉमिक डिसीजन हम ले सकते हैं। जो हमने स्टेटमेंट तैयार किए हैं, हमको उन्हें देखना है, उनको स्टडी करना है, उनको पढ़ना है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होता है, आप यदि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे ये कंपनी अच्छी है बुरी है। आपको कैसे पता चलेगा? आप उसके स्टेटमेंट्स देखेंगे, जो स्टेटमेंट तैयार किए हैं, उसके स्टेटमेंट्स क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वही इंफॉर्मेशन को आप जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये क्या है? आप एनालिसिस ही कर रहे हैं, ताकि कोई इकोनॉमिक डिसीजन, बेस्ट डिसीजन ले सकें कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, यहाँ क्रेडिट करना चाहिए, यहाँ क्रेडिट देना चाहिए इसको या नहीं देना चाहिए। इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद हमें देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से टूल्स हैं हमारे। अब इसमें टूल्स जो हैं, वैसे तो आपका मेन जो हमें देखना है, यहाँ पर हमें 4 टूल्स देखने हैं। कंपैरेटिव देखना है हमें, और कॉमन साइज देखना है। उसके बाद हमें कैश फ्लो देखना है और रेशियो एनालिसिस देखना है। आपको वैसे फंड फ्लो भी होता है, बट यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम बात 12th की कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से हमारे टूल्स हैं। तो यहाँ हमारे जो टूल्स हैं, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमारे टूल है कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। देखिए, हम इसकी स्टडी करते हैं और तब कोई डिसीजन ले पाते हैं कि कंपनी कैसी है, कैसी नहीं है। उसके बाद रेशियोज होता है, रेशियो एनालिसिस। ये रेशियो एनालिसिस हम आगे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का पूरा एक आपका चैप्टर होगा, किस तरह से इसको ये तैयार किया जाता है और कितनी तरह के होते हैं। उसके बाद होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी आपका नेक्स्ट लास्ट चैप्टर होगा, इस जो बुक्स है उसका लास्ट चैप्टर होगा, उसमें इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। इन सब की स्टडी करने के बाद हम किसी डिसीजन को ले पाते हैं। यही हमारे टूल्स होते हैं। इनसे पता चल जाता कि कंपनी किस तरह की, किस कंडीशन में है। कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट इस बार सिलेबस में नहीं है, तो अब जो हम डिस्कस करेंगे आगे, वो रेशियो एनालिसिस करेंगे। इसके बाद जो हम एनालिसिस करेंगे वो, तो इसके बाद ये टूल्स हमारे हो गए हैं। टूल्स होने के बाद फिर हमें क्या देखना? हमें देखना कि एनालिसिस होता है कितनी तरह का होता है। तो इस एनालिसिस को देख लेते हैं। अब हमें देखना है कि टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो एनालिसिस हो जाता है कितनी तरह का होता है, कितनी टाइप्स होती है। तो पहले हम बात करेंगे इसकी एक्सटर्नल एनालिसिस। जो एक्सटर्नल एनालिसिस होता है
और इंटरनल एनालिसिस होता है। एक्सटर्नल में तो बाहरी लोगों के द्वारा होता है, और जो इंटरनल है वो कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं उनके द्वारा एनालिसिस होता है। देखते हैं इसमें क्या है। एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ एंटरप्राइजेज, देयरफॉर हैव टू डिपेंड द पब्लिश अकाउंट। बाहरी लोग जिनको इससे डिटेल से मतलब नहीं होता, जो कंपनी के रिकॉर्ड डिटेल नहीं तैयार करेंगे, जिन्हें कंपनी के डिटेल नहीं देखनी, उन्हें तो क्या है बस अगर पब्लिश भी हो जाता है, अगर कंपनी बनाकर पब्लिश कर रही है अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और डायरेक्टर रिपोर्ट है, ऑडिटर रिपोर्ट है, सच टाइप ऑफ एनालिसिस इज मेड टू इन्वेस्टर, लेंडर, क्रिएटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द रिसर्चर स्कॉलर्स। देखिए जो बाहरी लोग होते हैं वो बाहरी लोग कौन है? इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लेंडर्स हो सकते हैं, क्रिएटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं और रिसर्च स्कॉलर्स हो सकते हैं। ये लोग जब एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी के रिकॉर्ड्स का, किसी कंपनी के स्टेटमेंट्स का, तो इस एनालिसिस को बोला जाता है एक्सटर्नल एनालिसिस, क्योंकि ये लोग कौन है? एक्सटर्नल। तो ये एनालिसिस कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस, ये लोग। अब बात करेंगे यहाँ की इंटरनल एनालिसिस, मतलब जो कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, जिनके ऊपर कंपनी डिपेंड है, जो कंपनी में रहते हैं, मैनेजमेंट में रहते हैं। इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट। तो इसको देखिए, बाय द मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए, ऑपरेशन, फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वो अपने बिजनेस की, अपनी कंपनी की एफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं। टू ऑर्गेनाइजेशन टू द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सच एनालिसिस इज मैनेजमेंट हैड टू असेस ऑल इंफॉर्मेशन टू द एंटरप्राइजेस। देखिए इसका मेन जो इंपॉर्टेंट जो इसकी अगर बात देखिए फीचर्स है, वो क्या है फीचर्स, कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है उसके पास टोटल इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, कंपनी की एफिशिएंसी क्या है क्या नहीं है, कंपनी की क्या स्थिति है, सब वो जान लेता है मैनेजमेंट। तो इस एनालिसिस को जब हमारे इंटरनल मैनेजमेंट ही चेक करता है कि हमारी कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है, तो उस एनालिसिस को बोलेंगे इंटरनल एनालिसिस। एंड देयरफॉर द एनालिसिस इज मोर डिटेल्ड, एक्सटेंसिव एंड एक्यूरेट। और इसलिए ये जो एनालिसिस है ये ज्यादा डिटेल हो जाती है, एक्सटेंसिव हो जाती है, एक्यूरेट हो जाती है। क्यों एक्यूरेट होती है? क्योंकि इसे लोग वही कर रहे हैं जो अकाउंट्स, जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं। जैसे मैनेजमेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट है, तो वो अच्छे से जानता है, इसलिए इसको डिटेल्ड बोलते हैं। आगे देखते हैं। अगर बात करें हम हॉरिजेंटल एनालिसिस, हॉरिजेंटल एनालिसिस का ही दूसरा नाम है डायनेमिक। कभी कभी क्या होता है, आपको 1 मार्क्स में इस तरह से दे देगा, इसके कुछ फीचर्स बताएगा, इसके थोड़ा सा बारे में लिखेगा और पूछेगा आपके बताइए कौन से एनालिसिस का यहाँ पर मेंशन हुआ है। तो कौन सा एनालिसिस मेंशन हुआ है ये आपको बताना होता है, उसका नीचे ऑप्शन दे देता, तो आपको ऑप्शन में भी काम आ जाता है। इसलिए आपके ये जरूरी हो जाता कि आप हॉरिजेंटल का दूसरा नाम क्या है? डायनेमिक एनालिसिस। इनको भी आप याद रखें, या डायनेमिक को क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। आपको इनको दोनों को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द अ नंबर ऑफ ईयर्स, इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस। देखिए एक टाइम सीरीज एनालिसिस होती है, इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा ईयर को हम लेते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं हमारी कंपनी किस तरह से चल रही है, किस तरह से वर्क कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी के पास्ट में कई साल ले लेंगे, कई सालों का कंपैरिजन करंट ईयर से करेंगे। जब कई सालों का कंपैरिजन इस करंट ईयर से, या इस करंट ईयर का कई साल से कंपैरिजन करते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा साल लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल या डायनेमिक एनालिसिस बोलते हैं। इट शो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर द सेवरल ईयर अगेंस्ट द चूजन बेस ईयर। एक चूजन बेस ईयर होती है, जैसे हम मान लेते हैं 2020, और 2020 से पहले देखते हैं 2019, 2018, 2017, उनके डेटा को लेकर कंपैरिजन करते हैं। तो इस कंपैरिजन को, इस एनालिसिस को हम कहेंगे आपकी हॉरिजेंटल एनालिसिस। उसके बाद देखते हैं इसमें comparative statements और comparative financial statements are the example of horizontal analysis। यदि हम बात करें जो आपके comparative financial statement या common size statements आपके तैयार किए जाते हैं, वो कौन सा एनालिसिस होता है? तो वो आपका horizontal ही होता है। अब बात कर लेते हैं आपके वर्टिकल या स्टैटिक्स एनालिसिस की। इसमें क्या है? दिस एनालिसिस मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1 ईयर ओनली। इसमें केवल 1 साल का एनालाइज करते हैं, 1 साल के ही डेटा लेते हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 के ही 2 डेटा लेंगे, उसमें कंपैरिजन करेंगे, उसमें देखेंगे कि आप क्या उनकी ही स्टडी करेंगे, उनमें देखेंगे क्या बदलाव हुए हैं। इट इज अ क्रॉस सेक्शनल, देखिए इसके ये नेम आपको पक्के से याद रखने, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इट इज अ क्रॉस सेक्शनल
एनालिसिस, इसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो देखिए वर्टिकल का स्टैटिक भी नेम हो गया और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी इसको कहते हैं। रेशो एनालिसिस ऑफ द ratio analysis of the financial statement relating to a particular accounting year is an example of this type of analysis। अगर हम ग्रोस प्रॉफिट एनालिसिस होता है, एक ग्रोस रेशो होता है, उसमें क्या होता है, हम एक ही ईयर के उसका फॉर्मूला होता है। अगर हम देखते हैं कि जो ग्रोस प्रॉफिट रेशो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका, ग्रोस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है नेट सेल से। अब यहाँ पर नेट सेल इंटू 100 ये फॉर्मूला होता है, ये हम आगे जिक्र करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या आता है, ये ग्रोस प्रॉफिट जो है ये भी 2020 का ही लिया जाएगा और ये जो नेट सेल है ये भी 2020 की ही ली जाएगी। तो आप देख रहे हैं दोनों ही टर्म जो है, ये दोनों आइटम कौन सी ईयर के हैं, एक सेम ईयर के हैं। तो जब दो आइटम सेम ईयर के लेकर एनालिसिस किया जाता है तो उसको आप बोलते हैं वर्टिकल या आपका स्टैटिक एनालिसिस। आगे करें इसमें, सच एनालिसिस इज यूजफुल फॉर comparing the performance of the several companies of the same type or department on the one enterprises। इसमें क्या होता है, ये ज्यादा इसके जो अगर हम परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कंपनी की कि उसने पिछले अपने सालों से अब कितनी, सॉरी इस साल में आपने कितनी तरक्की की है, कोई कंपनी कितनी अच्छी होगी, यदि आप कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर करने के लिए भी ये बेस्ट होती है। तो हमने इसमें देखा, देखिए हमने अब तक चार देखे। एक हमने देखा एक्सटर्नल एनालिसिस, जब बाहर के लोग एनालिसिस करते हैं। एक इंटरनल, जब इंटरनल मैनेजमेंट एनालिसिस करता है। उसके बाद देखा हमने हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्या था, कई सालों का डेटा लेकर हम एक करंट ईयर ले लेते हैं, उससे कंपैरिजन करते हैं, ये ऐसा एनालिसिस होता है। इसमें क्या होता है, एक ही साल के दो या दो से ज्यादा आइटम्स लेते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं और किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं और एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारा आता है आगे, तो उसके बाद है हमारा इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। देखिए इंटर की, अगर इंट्रा की बात करें, इंटर की, ये तो आपने एक मैच भी देखा होगा, आप मैच से भी पता लगा लेते हैं। देखिए जब आपके स्कूल के मैच आपके स्कूल की ही टीम से होते हैं तो आपके इंट्रा मैच होते हैं, और जब आपके स्कूल के मैच दूसरे स्कूल की टीम से होते हैं तो वो होते हैं इंटर मैच। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमें देखना है। देखिए नेम से ही पता चल रहा है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इट मींस यहाँ इंट्रा फर्म है, फर्म अपने से ही, अपने अंदर ही जो रिकॉर्ड है उनमें कंपैरिजन कर रही है। तो इसको देखते हैं, अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन इंट्रा फर्म कंपैरिजन। देखिए इसमें हमने क्या देखा, यहाँ कह रहा है कि जब कंपैरिजन होती है फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस, एक ही एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल आपके जो है वेरिएबल्स होते हैं, और वो भी क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ही पीरियड के होते हैं, एक ही साल के, इज नोन द इंटरफर्म कंपैरिजन। इट इज आल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। के दो नेम भी आपको याद रखने हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं और ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, एक ही साल के, एक ही ईयर के जो वेरिएबल्स होते हैं, डेटा होते हैं, उनके आपस में कंपेयर की जाती है और देखा जाता है क्या हमारी कंपनी सही चल रही है। तो यहाँ पर तो हो गया, एक ही कंपनी के डेटा लेते हैं एक ही साल के, उनमें कंपेयर करके देखते हैं कि हाँ कैसे काम हो रहा है, ये एनालिसिस हो गया आपका। यहाँ पर क्या है, इंटर फर्म कंपैरिजन। अब इंटर क्या है, एक फर्म ना होकर फर्म्स होंगी यहाँ दो, उनके बीच में कंपटीशन होगा। जैसे दो बच्चे ही देखना चाहते हैं कि तेरी अच्छी परसेंटेज आई है, मेरी अच्छी, वो दोनों कंपेयर करते हैं। इसी तरह से यहाँ दो या दो से ज्यादा कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, एंटरप्राइजेज होते हैं, और वे आपस में कंपेयर करते हैं कि आपकी फर्म अच्छी चल रही है या हमारी अच्छी चल रही है। तो ये जो एनालिसिस होता है ये होता है इंटर फर्म एनालिसिस। इट it compares financial variables of more two enterprises or two more firms, determine their competitive पोजीशन, उनकी जो कॉम्पिटेटिव पोजीशन है टू या टू से ज्यादा फर्म्स की, उनमें कंपेयर होता है यहाँ। व्हेन अ सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ टू फर्म्स, कोई सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट ले लेते हैं, या तो दो फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस या दो फर्म की बैलेंस शीट, उन दोनों को लेकर कंपेयर करते हैं कि कौन सी फर्म अच्छी है। इट इज ऑल्सो नोन क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा फर्म क्रॉस हो गई हैं, आपस में कम्पिटिटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हमारा कंपैरिजन कौन कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा, और आपका वर्टिकल होगा, उसके बाद आपका डायनेमिक था, और उसके बाद आपका ये इंट्रा होगा, इंटर फर्म्स हो गया। ये मेन टॉपिक है। देखिए मैंने आपको, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने यहाँ कोशिश की आपको पूरा चैप्टर एक ही वन शॉट में पूरा कराने की। मैंने आपको
पूरा चैप्टर जितना भी है, बुक्स में तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, जो हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, जो एग्जाम में आपको मार्क्स देगा ही देगा, मैंने वो नोट्स यहाँ पर आपको तैयार करे हैं। आई होप आप इन नोट्स को अच्छे से तैयार करेंगे। अब हमारा बचता है एक ही टॉपिक, उसको देखते हैं। तो लास्ट आज का चैप्टर है लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें ये लास्ट और टॉपिक है जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस बार, तो आप इसको भी नोट कर लें। हिस्टोरिकल एनालिसिस, देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टेटमेंट एनालिसिस, हम देख रहे हैं किसकी लिमिटेशन देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इससे पहले किसकी देखी थी हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते थे उनकी क्या लिमिटेशन थी वो हमने वहां पर देखी। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या लिमिटेशन है, क्या ये नहीं कर पाती। जब हम एनालाइज करते हैं किसी फर्म्स के स्टेटमेंट्स को तो क्या कमियां सामने आती हैं, उनको यहाँ देखना है। तो देखिए हिस्टोरिकल एनालिसिस है, देखिए जब भी एनालिसिस किया जाता है किसी कंपनी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी कैसा वर्क किया था, उसके आधार पर हम कहते हैं कि कंपनी आगे भी ऐसा वर्क करेगी। ये सही नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि जैसा पास्ट में वर्क करके आए कंपनी आगे फ्यूचर में भी ऐसा करेगी। तो ये इसकी लिमिटेशन होता है। दूसरा, इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। इग्नोर प्राइस लेवल चेंज में क्या होता है, आपके पास कोई फंड्स, आपके पास कोई एसेट थी, वो एसेट आपने 2020 में परचेज करी थी और तब ये 2 लाख की थी। लेकिन आज मार्केट में क्या है, इसका चेंज हो गया है, आज इसका प्राइस चेंज हो गया है, आज ये कितने की है, आज ये 5 लाख की है। लेकिन हम फिर भी किसको एनालाइज करते हैं, किसको बेस मानते हैं, 2 लाख वाले को ही, पुराने वाले प्राइस को ही इसको ध्यान में रखकर चलते हैं, तभी एनालिसिस करते हैं जब हम लेते हैं कि 2020 में क्या इसका प्राइस था। तो ये क्या करिए, प्राइस लेवल जो चेंज आए हैं प्राइस में उनको इग्नोर कर रही है, उनका ध्यान नहीं रख रही। जबकि हमें लेने क्या चाहिए, चाहिए प्राइस करंट ईयर के लेने चाहिए, क्योंकि हम करंट ईयर का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके बाद क्या आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर, जो कंपनी का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है उसको हम ध्यान नहीं देते, हम नहीं देते ध्यान कि कंपनी किस तरह से अपने कस्टमर्स को बाद की सर्विस दे रही है, किस तरह से उसका मैनेजमेंट है, किस तरह से वो वर्क कर रही है, ये ध्यान नहीं देते। क्वालिटेटिव को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, केवल उन्हीं चीजों का ध्यान रखते हैं जो मनी में मेजर की जा सकती हैं। तो ये भी क्या होगी, इसकी एक लिमिटेशन होगी। सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन है, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्क नहीं कर सकता, वहां पर क्या होता है, उन चीजों का जो भुगतान करना पड़ता है, उन चीजों की प्रॉब्लम किस में आती है, फिर हमारी एनालिसिस में आती है। क्योंकि एनालिसिस एनालिसिस किसका कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या है कि वो सभी चीज को रिकॉर्ड नहीं करता है, और जो सभी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, सभी चीज का मतलब यहाँ है कि उन एस्पेक्ट को भी जहां जिसको मनी में मेजर ना किया जाता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब उसने सभी एस्पेक्ट मेजर नहीं किए हैं तो फिर आपका एनालिसिस भी सही नहीं होगा। उसके बाद नोट फ्री फ्रॉम बाइस, देखिए बाइस से भी फ्री हो, बाइस वैसे पक्षपात होता है। हर कोई क्या, हर कंपनी वाले क्या सोचते हैं कि हम अपनी कंपनी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं, और जब उसके डेटा उन्होंने झूठे प्रस्तुत किए हुए हैं कुछ, तो वो क्या हो जाएगा, उन्होंने ये सोचा है कि हम अच्छा ही दिखाएं, उन्होंने अच्छा दिखाने के लिए अपने स्टेटमेंट बनाए हैं, और जो स्टेटमेंट बनाए हैं उन्हीं को हम स्टडी कर रहे हैं, तो फिर एनालिसिस भी क्या हो जाएगी हमारी, ये भी रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है कि ये फ्री नहीं होती है हमारी पर्सनल वाइज से। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, जो हमारी एसेट होती हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। कंपनी के पास अपनी एसेट होती है, कंपनी क्या करती है, उनको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। क्यों, क्योंकि वो अपनी पोजीशन अच्छी दिखा सके। तो ये भी क्या है, ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है। क्योंकि देखिए, मैं दो कंपनी है मेरे पास, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, इसकी भी एसेट ली, इसकी भी एसेट ली, मैंने देखा इसकी एसेट ज्यादा है, इसकी एसेट कम है, तो मैंने ये तो कह दिया कि ये अच्छी है ज्यादा वाली, लेकिन ये नहीं देखा कि उसने बढ़ा चढ़ाकर दिखा रखा है, मीन्स उसने विंडो ड्रेसिंग को फॉलो किया है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाती है, एक लिमिटेशन हो जाती है। तो देखिए यहाँ हमने एक ही वन शॉट में, एक ही वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर में से क्या क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने कोशिश की है उनको बताने की। तो आप इनकी बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, नोट्स तैयार कर लें, और नोट्स तैयार करने के बाद एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख दें कि आपने किस तरह से नोट्स बनाए हैं। आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है। और हाँ, मेरे चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो कितनी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। यहाँ से आपके जिसको 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आपके स्कोर गेन कराने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, वो
क्वेश्चंस इन चैप्टर से निकलते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इनको ध्यान से जिस तरह से मैंने आपको शॉर्ट में करके दिया, मैंने पूरा चैप्टर नहीं दिया, शॉर्ट में करके दिया तो ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे में भी याद हो सकता है, या वीडियो को ही 2-4 बार देख लें, इसको स्पीड बढ़ाकर देख लें तो भी ये आसानी से लर्न हो सकते हैं। मैंने कोशिश करी है यहाँ, मैं टेक्निकल लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को भी ज़रूर भेजें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट में भी सब्सक्राइब कर दें। तो नई वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।